पूनम देवी बहुत चालबाज औरत थी। अमीरी ने उनको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सोने पर सुहागा ये था कि बेटा उनके इशारों पर नाचता था। वह अपने जवान बेटे पर अपनी हुक्म चलाती थी। पति को अपने कब्जे में ना कर पाने की आग उनके अंदर जल रही थी, जिसकी वजह से वह हमेशा अपने जवान बेटे पर हुक्म चलाया करती थी। और आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया था कि उनका बेटा आपे से बाहर हो रहा था। लेकिन पूनम देवी के बेटे वीरेंद्र में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूनम देवी की बातों को रद्द करता। आज उन्होंने अपने सहेली की बेटी से वीरेंद्र का रिश्ता तय किया था। वह लड़की बिल्कुल नादान थी और वीरेंद्र पूरा हट्टा कट्टा नौजवान था। आज उन दोनों माँ बेटे की बहस हो रही थी। वीरेंद्र ने कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता, और गुस्से में दहाड़ा था। लेकिन सामने बैठी पूनम बड़े तसल्ली में थी। उन्हें वीरेंद्र के गुस्से भरे अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी राय देने की परमिशन दे रही हूँ? कि तुम अपनी पसंद बताओ, जो मैंने कह दिया है वही होगा। अगर जर्मनी से डिग्रियां हासिल करके आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को छोटा समझोगे, उसको अपनी नज़रों में गिराओगे। और क्या कमी है उर्मिला में? वे लड़की खूबसूरत है और तुम जैसे हट्टे कट्टे नौजवान मर्द को तो बस इन्हीं दोनों खूबियों से मतलब होनी चाहिए। पूनम अपने हाथों में पहने हीरो की अंगूठी घुमाते हुए बड़े आराम से कह रही थी, जबकि वीरेंद्र का दिल चाहा कि सामने पड़े कांच के गमले को अपने सर में फोड़ ले। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं 30 साल का हो चुका हूँ, जबकि वह लड़की सिर्फ 15 साल की है और अभी बहुत छोटी है। मैंने उसे आज से कई साल पहले देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता अब वो कैसी दिखती है। आंटी को कैंसर है, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं। गरीबी ने उनके घर में डेरा डाल रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बलि का बकरा बन जाऊं। आप चाहती हैं तो मैं उनकी पैसों से मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये शादी मुझसे नहीं होगा। वीरेंद्र की आवाज़ में हिम्मत उभर आई थी और पूनम की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और माथे पर पल पड़ गए। वह एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी। 3 दिन के बाद शाम को तुम्हारी शादी उर्मिला के साथ कर दी जाएगी। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। और अगर तुमने मेरी दोस्त की बेटी से शादी करने से मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। पूनम उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और अपना हुक्म सुनाकर बाहर चली गई थी। वीरेंद्र एक पल के लिए तो बिल्कुल सुन रह गया और फिर जब उसे अंदाजा हुआ माँ क्या कहकर चली गई तो उसने एक जोरदार ठोकर जमीन पर पड़े गिलास को दे मारी। उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। 1 महीने पहले ही तो वो जर्मनी से वापस आया था। पढ़ाई करने के बाद ही वापस आकर अपने बाप का कारोबार संभाल लिया था। वह तो अपनी ज़िंदगी के लिए हजारों सपने सजाकर बैठा था। पर लेकिन 1 हफ्ते पहले ही पूनम को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने बैठे बैठे वीरेंद्र की शादी की बात छेड़ दी। वह खाने के टेबल पर बैठा ही था जब माँ ने वीरेंद्र के सामने खाना रखते हुए बड़े आराम से कहा, भाई, तुमने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो कर लो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है मेरी दोस्त की बेटी उर्मिला के साथ। वीरेंद्र जो अपनी दुनिया में गुम था, पूनम की आवाज़ पर ठहर सा गया। एक्सक्यूज मी माँ, आप मजाक कर रही हैं क्या? उसने पूछा, लेकिन पूनम तसल्ली में थी और मुस्कुरा दी। मैंने पहले कभी तुमसे मजाक किया है क्या? उनकी आवाज़ में ठिठक थी। वीरेंद्र चुप सा रह गया था। मेरी सहेली बहुत ज़्यादा गरीब है और कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। अपनी जवान बेटी की वजह से वो बहुत परेशान रहती है। उर्मिला बिल्कुल सीधी और बहुत खूबसूरत है। अगर वे लोग हमारे स्टेटस के नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ वह खुश रहेगी। मैं अपनी सहेली को जुबान दे चुकी हूँ, बस इसी हफ्ते शादी कर लेते हैं। रिसेप्शन की तैयारी अगले दिन धूमधाम से करेंगे और तसल्ली से करेंगे। वह तसल्ली से कहती हुई उन्होंने सारा प्लान एक एक करके बता दिया था। वीरेंद्र तो गुस्से से भड़क ही उठा था। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी शादी है। मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं, आप मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसके गुस्से के बावजूद पूनम बड़ी तसल्ली से बैठी खाना खाती रही। राजेंद्र भी चुप बैठे थे। सारी जिंदगी वो पूनम के सामने कुछ न बोले थे, अभी भी चुप बैठे थे। वीरेंद्र ने एक निगाह उन पर डाली थी और एक झटके से खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसे पता था पूनम किसी की भी जिंदगी का फैसला बड़ी आसानी से कर सकती है। वह किस स्कूल में पढ़ेगा, किस कॉलेज में जाएगा, किस मुल्क में जाकर पढ़ेगा, ये सारे फैसले पूनम ने खुद ही किए थे। तो फिर वीरेंद्र ने ये कैसे सोच लिया कि शादी जैसा जरूरी फैसला वह उसे उसकी मर्जी से करने देगी? वीरेंद्र के दिमाग पर शोभा का इश्क घूम रहा था। शोभा उसके ऑफिस में काम करती थी, बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी। उसने जोर से अपना सर झटका। वह हमेशा शोभा को अपनी पत्नी के रूप में देखता था। हर वक्त वह मुस्कुराती हुई, फैशनेबल कपड़े पहने
वीरेंद्र को उसे देखकर हमेशा मचल कर रह जाता था, जबकि उन दोनों की आपस में अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन वीरेंद्र का इरादा था कि अगर कभी उसे शादी के लिए किसी लड़की को चुनना पड़ेगा तो वह ज़रूर शोभा को ही अपनी पत्नी बनाएगा। ये मिडिल क्लास की लड़की। वीरेंद्र ने गुस्से से अपना सर झटका। 2 दिन के बाद वीरेंद्र अपनी हर तरह से कोशिश करके देख ली थी अपनी माँ पूनम को मना सके, लेकिन वह नाकाम रहा। आखिरी हद तक वह अब घर छोड़कर जाने की धमकी भी दे चुका था, जिस पर पूनम ने जायदाद के कागज उसके सामने रखते हुए कहा था, ये सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी और इसी वक्त तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और हाँ, अगर नहीं जाना चाहते तो उर्मिला से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। वीरेंद्र अपना होंठ भींचता अपनी सौतेली माँ को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। अपनी माँ के चेहरे का गुस्सा कुछ हद तक उसे याद था, मगर वह यादें अभी मिट चुकी थी, और जो माँ सामने बैठी थी उसने सारी ज़िंदगी प्यार के ऊपर हिसाब किताब को रखा था। अगर बाप कुछ कहता तो शायद वह अपनी जंग लड़ सकता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह एक औरत के आगे हार मान गया था। ठीक है, करवा दो आप मेरी शादी, लेकिन शादी के बाद अगर मैं आप लोगों को नाखून से चने ना चबवा दिया तो मेरा नाम भी वीरेंद्र नहीं। ये सोचते हुए उसने शादी के लिए हामी भर ली। पूनम बड़े खुशी के अंदाज में मुस्कुराई थी और घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। शादी के दिन वीरेंद्र ने इतने महंगे वाले शेरवानी को रिजेक्ट कर दिया था। हाथों में पहनने वाला कलावा उठाकर दूर फेंक दिया था। जिन कपड़ों में वह था उन्हीं कपड़ों में हाथ मुंह धोकर वह तैयार हो गया था। मैं ऐसे ही जाऊंगा, उसने ऐलान किया, मगर रॉकी, जो उसका बचपन का दोस्त था और उसके जर्मनी जाने के बाद भी उसके साथ बात करता था, हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। ये क्या कह रहा है यार? माना कि ये सूट बूट तुझ पर अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी शादी भी करवाएगा। वहाँ पर ढेरों लोग आएंगे। रॉकी की बात पर वीरेंद्र ने अपने सर झटक दिए। कैसी शादी? कौन सी शादी? मैंने अभी तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी जिससे मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके अंदर बहुत दुख था। रॉकी बस उसे देखता ही रह गया था। वह उन्हीं कपड़ों में शादी हॉल तक चला गया था। ये और बात थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। उसके कपड़ों के सारे ऐब छुपा लेते थे। जिस चुप्पी के साथ वह शादी में पहुंचा था, उसी चुप्पी से उसने शादी के फेरे भी डलवा लिए थे और चुप से शादी कर लिए थे। थोड़ी देर के बाद वह सहेलियों के भीड़ में सामने से आती हुई दिखाई दी। वह रॉकी के साथ सोफे पर बैठा था। उठकर खड़ा हुआ। भाई, तेरी दुल्हन आ रही है, रॉकी ने कहा तो वह ना चाहते हुए भी उठकर खड़ा हुआ। पूनम और राजेंद्र भी उसके पास नजर आ रहे थे। लड़की थोड़ी लंबी थी, चेहरे पर तो उसके घूंघट गिरा हुआ था। धीरे धीरे कदम उठाती वह चलती आ रही थी, लेकिन स्टेज से कुछ कदम की दूरी पर ही वो बुरी तरह से लड़खड़ाई। उसने लहंगे के नीचे हाई हील पहनी हुई थी। शायद वह उस वक्त अपना बैलेंस ना बना पाई थी और अगले ही पल फिसलकर ज़मीन पर गिरी थी। उसकी सहेलियां, जो उसकी उम्र की थी और शायद उसी की जैसी थी, सब के सब खिलखिलाकर हंसने लगी। पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए वह पागल हो रही थी, जबकि ज़मीन पर लेटी दुल्हन की ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ भी सबको सुनाई दे रही थी। अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, जबकि सामने बैठा वीरेंद्र शर्म से पानी हुए जा रहा था। उसे अपना सारा स्टैंडर्ड हाई क्लास सोसाइटी मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सामने ज़मीन पर पड़ी अपनी शादी के दिन गिर जाने वाली लड़की जिस तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, उसे इस बात पर उसके दिमाग का अंदाज़ा हो गया था। पूनम ने लड़कियों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उर्मिला को सहारा देकर उठा लिया। सही तरीके से चलती हुई स्टेज तक आई थी। वीरेंद्र ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, वह खुद ही बराबर में आकर बैठ गई थी। वीरेंद्र को तो अपने आप किसी मुर्दे की तरह लग रहा था। शादी की रस्में होने लगी और रस्मों के बाद उर्मिला विदा होकर वीरेंद्र के साथ वीरेंद्र के घर आ गई। वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। सब उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर वीरेंद्र का दिल बहुत बुरा हो रहा था। कैसी बचकना हरकतें हैं! मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ये किस तरह की लड़की है, उसने दिल ही दिल में सोचा। और अब रात के 2 बजे भी अपने घर के आंगन में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? वीरेंद्र, कमरे में जाओ, उर्मिला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रात के 2 बज चुके हैं, तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए? पूनम की आवाज़ पर वीरेंद्र ने सख्ती से अपनी आंखों को मींच ली। आपसे मैंने कहा तो था, शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद जो कुछ करूँगा उससे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बचपना देखा है ना आपने उस लड़की का? आपको लगता है कि ये मेरे साथ चल सकती है? वीरेंद्र एकदम भड़क गया था, जबकि पूनम उसका जवाब सुनने के बाद भी
गुस्से से उसके सामने खड़ी थी। अगर तुमने उसके साथ कोई भी हरकत की या उसको कुछ कहा या उस लड़की से ज़बरदस्ती की तो ये बात कान खोल कर सुन लो कि वो मेरी सहेली की बेटी है। अगर तुमने उसके साथ कोई भी गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। एकदम आगे बढ़ती वीरेंद्र के आंखों में आंखें डालकर बोली और एक पल के लिए तो वीरेंद्र भी चुप हो गया। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो मामूली सी बात पर उसे सजा देकर उसे घंटों बाथरूम में बंद कर दिया करती थी, जहाँ वह अंधेरे और डर से रोते रोते बेहोश होने लगता था। खाने के मेज पर खाना उसके आगे से हटा लिया करती थी। पढ़ाई के नाम पर वह इतनी सख्ती करती थी। वीरेंद्र का बचपन दुख से भरा हुआ बीता था। वह उस वक्त पूनम के सामने बोल सकता था, लेकिन न जाने क्यों वह चुप हो गया। सिगरेट को जूते तले मसल कर वह लापरवाही से उठकर खड़ा हुआ। उसका मुंह अपने कमरे की तरफ था। पूनम के होठों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर आया। इरादा तो यही था कि जाते ही उसे चुटियों से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन कमरे के बीच में ही वह ठिठक कर रुक गया। गुलाब की पत्तियों की महक ने कमरे को बिल्कुल बोझल कर रखा था। कमरे में बेड पर खूबसूरत सफ़ेद चादर के ऊपर गुलाब के पत्तियों में अपना लहंगा फैलाए बैठी थी, मगर उसकी पीठ वीरेंद्र के सामने थी। बराबर मुंह चलाने की आवाज़ से वीरेंद्र को अंदाज़ा हुआ कि वह कुछ खा रही है। वीरेंद्र को थोड़ी सी हैरानी हुई। शादी की पहली रात कोई भी दुल्हन नर्वस होती है। जोर जबरदस्ती करने पर भी वह खाने पीने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उर्मिला ना सिर्फ बड़े आराम से बैठी थी बल्कि फ्रूट की बास्केट सामने पड़े थे और वह बड़े मज़े से फल खा रही थी। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गया। एक बार फिर उसने अपने होने वाली दुल्हन को ऐसे रूप में देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। वह कहता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसी पल उसने चौंक कर मुड़कर देखा। वीरेंद्र जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। माथे पर झूलता छोटा सा टीका, कानों में पहना हुआ झालर, उसका लहंगा उसे एक अलग ही रूप दे रहा था। वह हुस्न में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी काली आंखें जिन पर लंबी पलकों की झालर उसे दूर से भी असली लग रहे थे। उसे ढूंढने में भी उसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर हैरानी फैली हुई थी। शायद वीरेंद्र को इस तरह अंदर आता देखकर वह थोड़ी शर्मिंदा भी हो गई थी। हाथ में पकड़ा हुआ सेब का टुकड़ा वापस ट्रे में रखते हुए उसने पहले वीरेंद्र को देखा, फिर कुछ ना समझते हुए उसने सेब का टुकड़ा वापस उठाकर मासूमियत से वीरेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, आप भी खा लो। मैंने अपने शादी के फेरों के बाद ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। अभी मुझे भूख लग रही थी और आप भी नहीं आ रहे थे, तो सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़ी मासूमियत से कह रही थी। वीरेंद्र को एक झटका सा लगा। कम से कम उसकी आवाज़ में जाहिलपन नहीं थी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। उसके बोल में एक मिठास थी, बस उसे पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं था। वह इतनी भी गई गुजरी नहीं थी जितना उसने उसे समझ रखा था। लेकिन उससे पहले कि वह कदम आगे बढ़ाता, उसके दिमाग में उसकी जर्मनी की डिग्रियां और खूबियां और दोस्तों में उसका मान सम्मान और उसके दोस्तों के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वीरेंद्र, तुझे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती है और पैसे वाले भी। तेरी पर्सनैलिटी और तेरी खूबियाँ, तुझे तो कोई हूर की परी ही मिलने वाली है। वीरेंद्र के दोस्त उसको छेड़ा करते थे तो वो मुस्कुरा देता, लेकिन अब उसके सामने खड़ी वो बड़ी मुश्किल से 17 साल की लड़की होगी। वह क्या उम्मीद रखता जो स्टेज पर चढ़ते हुए अपनी हील से उलझकर गिर गई थी। वीरेंद्र का दिल बुरा होने लगा था। उसने सख्ती से अपना सर झटका। खुद ही खाओ, तुम मुझे नहीं खाना, सख्ती से उसे जवाब देते हुए खुद वॉशरूम में चला गया था, जबकि उर्मिला उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हुए कंधे झटक कर दोबारा से खाने में बिजी हो गई थी। जब तक वह नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकलता तो उर्मिला ने फ्रूट समेट कर साइड टेबल पर रख दिया था और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वीरेंद्र ने एक निगाह उस पर डाली। कोई शक नहीं था, वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बचकाना हरकतें वीरेंद्र के मन को बुरा कर रही थी। और दूसरा, ज़बरदस्ती की ये शादी। वीरेंद्र किसी तौर पर अपना दिल उसके हक में साफ नहीं कर पा रहा था। चुप से कंबल ओढ़कर लेट गया। आते हुए लाइट ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं, वीरेंद्र ने सख्ती से कहा। उस पर उर्मिला को थोड़ी हैरानी हुई। वह उसका दूल्हा था और शादी की पहली रात इतनी सख्ती से उससे बात कर रहा था, साथ ही सोने के लिए भी तैयार था। ज्वेलरी उतारते उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर पहले ही तो उस पर डर सवार था, अब वो परेशानी में बदल गई थी। लेकिन वीरेंद्र का व्यवहार इतना सूखा और कड़वा था कि कोई सवाल भी ना कर पाई थी। चुप से लाइट ऑफ करके वह कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदलकर वह बाहर निकली तो वीरेंद्र सो चुका था, क्योंकि कमरे में गहरी चुप्पी थी। 0 वाट की रोशनी कमरे में डरावना सा उजाला कर रहा था। धीरे धीरे चलती हुई
वह बेड के किनारे आकर खड़ी हुई। वह झिझक रही थी ऐसे आदमी के बगल में सोते हुए जिसने उसे ठीक तरह से बात तक ना की थी। दिल पहले ही जख्मों से चूर था। अगर माँ को पता चला यहाँ पर ऐसा हुआ है तो न जाने उनका क्या होगा। और उर्मिला के दिमाग में एक सोच लहराई। माँ के आंसू भरी आंखें सामने आई तो दर्द से एक मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई थी। तेरी आंटी के मुझ पर बहुत एहसान है, उन्हें शिकायत का मौका कभी न देना। याद रखना कि जान भी मांगे तो हम दोनों को निकाल कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जीते जी मैं उनके एहसान का बदला तो कभी नहीं चुका सकती हूँ जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। तू सुन रही है ना बेटी? वह दुल्हन बनी हैरानी में बैठी थी जब उसकी माँ ने उसे हिलाकर कहा था। बेड के पास खड़ी उर्मिला एकदम चौंक सी गई। बेकाबू होकर हाँ में सिर हिला गई। हाँ हाँ माँ, चाहे जो कुछ हो जाए मैं आंटी को कभी मना नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। वीरेंद्र के साथ सिमट कर लेट गई। कंबल अपने ऊपर ओढ़ते हुए सोने की कोशिश करने लगी, मगर दिमाग था कि बीते हुए कल के दरवाजे खोले जा रहा था। वह 5 साल की थी जब उसके बाप की मृत्यु हुई थी। जिंदगी आसान तो पहले भी नहीं थी। बाप की मजदूरी से बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था, लेकिन अब किराए के घर में मुसीबतें मुंह फाड़े उनका रास्ता देख रही थी। बाप के मृत शरीर से लगी हुई बैठी सिसकियां भर रही थी, जबकि उसकी माँ सुनीता अपने सीने को बुरी तरह से पीटते हुए रो रही थी। उन्हें अंदाजा था ससुराल वालों की तरफ से तो पहले ही कभी कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, और मायके में सिवाय एक मुंहबोली बहन के और कोई था ही नहीं। बहन भी वो जो अमीर घराने में ब्याही गई थी, उसने कभी पलटकर सुनीता की खबर भी नहीं ली थी। बाप की अर्थी उठाई जा चुकी थी। जब छोटे से आंगन में कुछ लोग रह गए थे, अचानक ही दरवाजे के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया। सभी बच्चे घर से दौड़कर बाहर चले गए थे। उर्मिला भी उन्हीं बच्चों के साथ ही दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तभी एक शानदार सी गाड़ी रुकी थी। उर्मिला की आंखें हैरानी से फैल गई। उनके घर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया था? जब गाड़ी से उसकी पूनम आंटी नीचे उतरी तो उर्मिला को हैरानी का एक झटका लगा। जहां उसकी माँ इतनी खूबसूरत थी कि आसपास में कोई इतना खूबसूरत नहीं था। बिल्कुल गोरा रंग, लंबे बाल वाली पूनम मामूली शक्ल की औरत थी। कद काठी अच्छा था, मगर जिस अंदाज में अपनी गाड़ी से नीचे उतर रही थी, उर्मिला को डरा गई थी। मेरे घर इतने अमीर औरत का क्या काम है? आखिर ये औरत कौन है? उर्मिला ने पहले कभी उस औरत को नहीं देखा था। वह आराम से चलती हुई इस अंदाज में अपनी सहेली के पास बैठ गई थी। आंखों से चश्मा उतारते हुए उन्होंने बस रोने का थोड़ा सा नाटक किया था। अपनी आंखें थोड़ी साफ की। उनको उर्मिला के घर पहली बार आना था, लेकिन वे आखिरी बार बिल्कुल नहीं था। उसके बाद भी वे अक्सर अपनी सहेली से मिलने आती जाती रहती थी। जब भी आती पर्स में से कुछ नोट निकालकर तरसती हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी सहेली के हाथ पर रख देती थी। साथ ही बड़ी तरसती निगाहों से घर का जायजा लेती रहती थी। उर्मिला और सुनीता उनके एहसान तले दबते चले गए थे। वह जब भी कोई एहसान करती तो 10 लोगों में बैठकर उसे गिनवाना जरूर था। उर्मिला के सर पर वह हाथ रखती तो कहती, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती और शकल सूरत का जब किस्मत ही अच्छी ना हो। मुझे तो लगता है इसका बंदोबस्त भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुनीता एक फीकी सी हंसी हंस कर रह जाती। क्या करती, बेबस थी और बुरे हालत ने उन्हें किसी का मुकाबला करने के लायक नहीं छोड़ा था। उर्मिला हमेशा उसके एहसान तले दबती जाती थी। हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें हफ्तों तक पूनम का इंतज़ार करना पड़ता था। वे आती, कुछ पैसे निकाल कर दे जाती और साथ ही एहसान जता देती, और उन्हीं एहसानों का बदला उतारने के लिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता जब सुनीता के सामने रखा था, वह हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है पूनम? उर्मिला अभी पढ़ रही है, बच्ची है, वह शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। सुनीता के बात पर पूनम के माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, हुक्म दे रही हूँ, उसे पूरा करो। और वैसे भी तुम्हें कब से सलाह देना आ गया? बैठे बिठाए इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा है। जानती भी हो वीरेंद्र कहाँ से पढ़कर आया है? क्या वह मामूली हैसियत वाला है? क्या इस किराए के मकान में तुम्हारी बेटी को ब्याहने के लिए कोई राजकुमार आएगा? इसने जितना पढ़ लिया वह काफ़ी है। वैसे भी इसने पढ़कर क्या करना है? तुम्हारी तरह घर ही बैठना है। पूनम की आवाज़ में बहुत घमंड और नफरत थी, और बरसों की वह जलन था जो हमेशा अपनी सहेली की शक्ल व सूरत से महसूस किया करती थी। सुनीता ने चुपके से सर झुकाकर उर्मिला का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। 17 साल की कम उम्र उर्मिला वीरेंद्र की दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने लगी और उसमें कामयाब भी हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। एक जोरदार आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हड़बड़ा कर उठकर देखा तो कमरे में फैली नीली रोशनी भी अब बंद हो चुकी थी।
कमरे में घुप अंधेरा था। कुछ पल तो उसको खुद पर काबू करने में लग गए। उसका सारा बदन पसीने में भीग गया था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह एक जोरदार आवाज़ पर वीरेंद्र से चिपक गई थी। उर्मिला के होठों से निकलती हुई आवाज़ कांप रही थी। वह पूरी तरह से डरी हुई थी। ये आवाज़ बादल के गरजने की आवाज़ थी। जो बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। शायद यही वजह थी कि बिजली कट चुकी थी। वह कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। उर्मिला, जो शुरू से ही बादलों की गरज से डर जाया करती थी, एकदम खुद में सिमटती गई। मम्मी, कहाँ हैं आप? उसके होठों से निकलता जोरदार आवाज़ आंसू आंखों से टूट टूट कर उसके गालों पर फैल गए थे। बचपन से लेकर आज तक घर में जब भी तेज बारिश होती थी तो वह सारे काम छोड़ छाड़ कर माँ के पल्लू में दुबक जाया करती थी। उसे इस मौसम से बहुत ज़्यादा डर लगता था और आज वह एक ऐसे इंसान के कमरे में मौजूद थी जो खुद भी उस मौसम से कम नहीं था। लेकिन वह डर कर बिल्कुल वीरेंद्र के नज़दीक आ गई थी। वह शायद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर बादल के गरज की आवाज़ से उर्मिला के जान पर बनाई थी। बिजली भी चमकी थी। उर्मिला के होठों से एक चीख निकली और चीखती हुई वीरेंद्र से लिपट गई। वह जो गहरी नींद में सो रहा था, इस तरह उर्मिला को अपने साथ लिपट जाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। दोस्त जो उसकी होने वाली पत्नी के बारे में उसे बताया करते थे, यार तेरी पत्नी तो शहर की सबसे हसीन लड़की होनी चाहिए, इतने विश्वास के साथ वे बात करते थे। आज अपने दोस्तों की बात याद करता वह बुरी तरह से घबराया था, क्योंकि उर्मिला बहुत खूबसूरत थी। शायद उससे खूबसूरत कोई और होता, लेकिन उर्मिला और वीरेंद्र के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर था और यही बात ध्यान में आते वह बुरी तरह से घबराया था। क्या मुसीबत है? एक पल के लिए तो वह खुद भी घबरा गया। मगर उर्मिला मौसम से डरती उसके साथ लिपटती जा रही थी और साथ ही साथ उसके होठों से चीख भी निकल रही थी। वीरेंद्र के होश हवास बिल्कुल उड़ते जा रहे थे। उर्मिला को अपने साथ लिपटा देखकर वह गुस्से में उठा, उसे पीछे हटाने लगा। किसने ये हक दिया तुम्हें इस तरह मेरे साथ चिपकने का? वह गुस्से में तिलमिला उठा। बेशरम लड़की, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का ख्याल है तुम्हें या नहीं? पहले तो मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेशरम और कम अकल की लड़की हो। उसे खुद से छुड़ाकर एक जोरदार धक्का देते हुए वीरेंद्र ने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया था। वह तो उसके धक्के से ही संभल ना पाई थी। उसके इस व्यवहार पर बिल्कुल सुन्न खड़ी रह गई। वीरेंद्र उससे कह रहा था, मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ माँ की जिद का नतीजा है। न जाने क्यों उन्होंने तुम्हारे जैसी बचकाना बेशरम लड़की को मेरे सर पर थोप दिया। लेकिन ना तो तुम मेरे स्टैंडर्ड की लड़की हो और ना ही मुझे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार हो। इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। अगर इंसानों की तरह मेरे साथ सोना है तो सो, नहीं तो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। वीरेंद्र के शब्द बिल्कुल जहरीले निकल रहे थे और वह बिल्कुल हैरान रह गई। वह करवट बदलकर लेट चुका था। बादल बाहर अब भी गरज रहे थे, बिजली अब भी चमक रही थी, लेकिन उर्मिला के दिल से अब उनका डर निकल चुका था। उसकी आंखें सूख रही थी। सामने लेटे उसके पति ने उसे जितना बेइज्जत किया था, एक पल में ही उसका सारा का सारा बचपना गायब हुआ था। अब रोती रोती उसके गाल बिल्कुल लाल पड़ गए थे। वह चुप से तकिया पर सर रखकर लेटने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथ में अपना दूसरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। अब उसे बाहर चमकती बिजली और बादलों से डर नहीं लग रहा था। उसे अब अपने साथ लेटे उस वीरेंद्र से डर लग रहा था, जो कहने को तो उसका पति था मगर हकीकत में तो उसका कुछ नहीं लगता था। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में पर्दे से छन छन कर रोशनी अंदर आ रही थी। उजाला फैला हुआ था। ऊपर से डरती हुई उर्मिला पर वीरेंद्र की निगाहें पड़ी, जो कंबल को अच्छी तरह खुद पर जकड़े वो बेखबर सो रही थी। चेहरे पर ऐसे असर था जैसे रात न जाने कितने डर में बीती हो। घुंघरालू बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उस पर निगाह पड़ते ही रात वाला वह सारा किस्सा याद आ गया। गुस्से की एक लहर उसके अंदर जा बैठी और वह सर झटक कर अपना स्लीपर पहनने लगा था। फिलहाल तो उसके दिमाग में आगे का कोई प्लान नहीं था। फ्रेश होकर वह कमरे से बाहर निकला तो सामने ही नौकरानी चलकर आ रही थी। साहब, दुल्हन मैडम की माँ उनसे मिलने आई है, वे आपको बुला रही हैं। नौकरानी के कहने पर वीरेंद्र के चेहरे पर एक गुस्से का असर दिखाई दिया था। उसे किसी तरह का ससुराल से रिश्ता नहीं निभाना था, लेकिन ये दामाद वाला ड्रामा उसे उलझा कर रख गया था। वह साफ मना कर देना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने सर हिला दिया। हाथ पर घड़ी बांधते हुए वह गुस्से में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहा था। सामने ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वीरेंद्र उन्हें देखते ही एकदम चौंका। चेहरे के नैन नक्श के हिसाब से वो पूनम से बिल्कुल अलग थी। बेहद खूबसूरत, मगर चेहरे की झुर्रियाँ और बालों की सफ़ेदी बता रही थी उनकी ज़िंदगी किस मुसीबत से बीती होगी।
मामूली सा कपड़ा और पैरों में साधारण चप्पल, मगर बिल्कुल शांत औरत नजर आ रही थी। न जाने क्या सोचकर वीरेंद्र ने उसके सामने अपना हाथ जोड़ लिया। वह तो निहाल हो उठी। वीरेंद्र के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे यूं हसरत भरी निगाहों से देखा था। एक पल के लिए तो वीरेंद्र का भी दिल डूब गया। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि मेरा भी एक बेटा हो जो मेरा सहारा बन जाए। आज भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। दामाद के रूप में मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया, सुनीता ने धीरे से कहा। तो वीरेंद्र अपने होंठ भींच कर रह गया। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? माँ कहाँ है? उसने पूनम के बारे में सवाल किया तो सुनीता चुप सी हो गई। मैं काफ़ी देर से आई हूँ। मैंने कई बार खबर भिजवाया है, लेकिन शायद पूनम कुछ बिजी है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने को कहा था। निर्मला कैसी है? कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। वह घबराई तो नहीं? वह हमेशा बारिश में बहुत बुरी तरह से डर जाती है। थोड़ी उम्र कम है, अभी उसके अंदर बचपना है। अभी तुम उसकी किसी भी आदत पर गुस्सा ना होना दामाद जी, मैं उसे बहुत जल्द समझा दूंगी, सुनीता दबे दबे अंदाज में कह रही थी। उनके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। वीरेंद्र एकदम चौंका। रात तेज बारिश हुई थी। उर्मिला का इस तरह उसके साथ लिपटना, जिस तरह वह मुट्ठियों में उसकी शर्ट को भींच रही थी। वीरेंद्र को एकदम सब कुछ याद आ गया और उसी पल उसके बारे में जान गया। कल रात वह उसकी मोहब्बत में उनके नज़दीक नहीं आई थी, बल्कि वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। पछतावे का एक एहसास वीरेंद्र के अंदर जागा, लेकिन उसने अपना सर झटक दिया। उर्मिला के लिए कहे गए कोई भी अच्छी सोच अपने अंदर पैदा नहीं होने दे सकता था। आप बैठिए, मैं मम्मी को भेज देता हूँ, उसने सुनीता से कुछ बातें करने के बाद कहा और बाहर निकल गया। नौकरानी को खबर देते हुए वह बाहर निकलता चला गया था। अंदर कमरे में नौकरानी ने पूनम को खबर दी तो वो मुंह बनाते हुए सर झटक कर रह गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे हुए बड़े स्टाइल से अपना मेकअप कर रही थी। बेड के साथ टेक लगाए राजेंद्र साहब ने उन्हें आश्चर्य से देखा था। मुझे तो अब तक समझ नहीं आई कि सारी ज़िंदगी तुमने वीरेंद्र को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब एकदम तुमने उसकी शादी कर दी, वह भी अपनी पसंद से और अपनी सहेली की बेटी से। अब घंटा भर हो गया तुम्हारी सहेली आकर नीचे बैठी हुई है, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर ये सब क्या है? राजेंद्र की बात पर एक तीखी सी मुस्कुराहट पूनम के होठों पर बिखर गई। मेकअप का बॉक्स मेज पर रखते हुए पूनम ने पलटकर एक सर्द निगाहें राजेंद्र पर डाली। तो आखिर आपके घर के समस्याओं में बोलना याद आ ही गया। अच्छा याद दिला दिया आपने मुझे। मैं कल अपनी बहू को ब्याह कर लाई हूँ, तो मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी उसकी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसे याद रखूँ, लेकिन खैर देखती हूँ उसका क्या करना है। साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करते हुए वो उठकर खड़ी हुई थी। वीरेंद्र साहब ने हैरानी भरी निगाह उस पर डाली और फिर अपने कंधे झटककर कमरे से बाहर निकलते चले गए। वैसे भी उनकी दिलचस्पियां हमेशा घर से बाहर ही रहा करती थी। पूनम ने एक बेबस निगाह उन पर डाली। उस मर्द ने कभी उस पर ध्यान नहीं दी थी। वे आज तक समझ नहीं पाई थी आखिर उन्होंने दूसरी शादी की ही क्यों थी। जब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, औरतों के साथ संबंध तो वो बाहर ही बना लेते थे। शायद वीरेंद्र के परवरिश और उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें एक आया चाहिए थी, तभी उन्होंने मुझसे शादी की थी। नफरत से सर झटकते हुए पूनम ने पुरानी सोचों से पल्लू झाड़ा। चेहरे पर वही मुस्कान सजाए कमरे से निकल आई। अभी भी उनका मुंह आंगन में बैठी सुनीता के बजाय उर्मिला के कमरे की तरफ था। वे जो बेखबर सो रही थी, आहट पर चौंक कर उठी तो सामने ही पूनम सोफे से टेक लगाए बैठी थी। उठकर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पूनम के शब्द में इतनी कड़वाहट थी कि वो घबरा सी गई। जल्दी से पूनम का पैर छूते उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही थी। पूनम के चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी। चलो ये सब छोड़ो, पहले काम की बात सुनो। आज शाम को तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है। शहर भर के सारे मेहमान इकट्ठे होंगे। तुम्हारी तो इतनी हैसियत नहीं, लेकिन हम लोग बहुत अमीर परिवार से हैं। हमारा मिलना जुलना बहुत बड़े लोगों में है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं शाम के फंक्शन में कौन कौन से लोग आएंगे। तुम्हें वह सारे एहसान याद हैं ना, जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए थे? पूनम ने अचानक ही अपने बोलने का टोन बदल लिया था। उर्मिला के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी फैली थी। आंटी के बात करने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ था, और जो कुछ वह कह रही थी वह तो उर्मिला के समझ से ही बाहर था। मैं आपकी बात नहीं समझी, उसने हैरानी से पूछा था। अब पूनम झुंझला गई। एक तो तुम बिल्कुल ही बचकाना दिमाग रखती हो, मुझे ज़्यादा सवाल जवाब सुनने की आदत नहीं। अब गौर से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी शादी वीरेंद्र के साथ इसलिए नहीं करवाई कि तुम ठाठ से कपड़े जूते पहनकर इस महल नुमा घर में घूमती फिरो।
मैं तुम लोगों पर एहसान ना करती तो सारी ज़िंदगी भीख मांगती तुम और तुम्हारी माँ सड़कों पर। अगर मैं हर महीने कुछ रुपए की मदद ना करती तो तुम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी पर बहुत एहसान है और आज वक्त आ गया है कि तुम उन एहसानों को चुकाओ। उर्मिला तो घबरा कर रह गई। ये क्या कहा आंटी जी ने? पूनम की आवाज़ में नफ़रत ही नफ़रत थी, मगर कुछ पूछने की हिम्मत उसमें नहीं हुई। वह खुद ही अपनी बात चालू रखते हुए बोली थी, आज रात के फंक्शन में जब हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ होगा और वीरेंद्र स्टेज पर तुम्हारे बराबर में आकर खड़ा होगा, मैं चाहती हूँ उस वक्त तुम अचानक ज़ोर से चिल्लाकर कहो कि तुम्हें वीरेंद्र साहब के साथ नहीं रहना क्योंकि वह नामर्द हैं। वाह, कितनी बेइज्जती होगी उसके चेहरे पर फैला हुआ वो असर, लोगों की उठती वह निगाहें उस आदमी पर पड़ेगी तो कैसे पल भर में मुट्ठी में आ जाएगा। उस मंजर को देखने के लिए तो मैं सालों से तड़प रही हूँ और आज मेरी इच्छा पूरी होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ फंक्शन में शामिल हर आदमी के कानों तक पहुंच जानी चाहिए। पूनम ने बात पूरी की तो उर्मिला को झटका सा लगा। वो बेकाबू होकर बेड से नीचे उतर आई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं वीरेंद्र के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा तो पूनम तेजी से पलटी। क्यों? तुम क्यों बात नहीं कर सकती? जहाँ तक मैं वीरेंद्र को जानती हूँ, वह चीज़ जो वीरेंद्र को पसंद नहीं उसे वह हाथ तक नहीं लगाता। और तुम्हारा हुलिया बता रहा है कल रात तुम लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं बनी, तो फिर एक रात में तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई है? वह तुमसे बहुत नफरत करता है। उसे तुम जैसी मिडिल क्लास और बेवकूफ़ लड़की पसंद नहीं, उसे तो फैशनेबल और अपने स्टेटस की लड़की चाहिए। तुम बिना वजह उसके पल्लू से लिपट कर क्या करोगी? तुम्हें मैंने इस घर में लाया ही सिर्फ इसलिए है कि जो कुछ मैं कहूँ तुम चुप से करो। और फिक्र मत करो, मुझे पता है उसी रात वह तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ मुँह मांगी कीमत मुझसे ले लेना और यहाँ से दफ़ा हो जाना। वैसे भी तुम दोनों को सिवाय पैसों की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कब है? साड़ी के पल्लू को ठीक करती वह जहर उगलती शब्द कहकर जा चुकी थी, जबकि उर्मिला के ऊपर तो आसमान टूट पड़ा था। आज वह पूनम के शब्दों से वह पूनम के बारे में जान चुकी थी। वह कैसी औरत है? पूनम के बातों का अफसोस करती वीरेंद्र के साथ उसका कोई संबंध ना सही, लेकिन वह इतनी बड़ी बात कहने का सोच भी नहीं सकती। उसके होंठ फड़फड़ाकर रह गए क्योंकि पूनम ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया था। किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझी लड़की? मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी बन सकती हूँ। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, मजबूर है, और तुम दोनों माँ बेटी को सड़कों पर लाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अब तक तुम लोगों को जितना कर्जा दिया है उसे सूद के साथ वसूल करूंगी। तुम दोनों माँ बेटी को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो याद रखो, जो कहा वही करो। तुम 10 लोगों के बीच में अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालोगी तो हर कोई तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा, और वो बेचारा तो ये बात सहन ही नहीं कर पाएगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं वही करूँगी जो मैंने कहा है, और मेरी बात पत्थर की लकीर समझो। उसे धमकी देते हुए वह कमरे से बाहर निकलती चली गई थी, जबकि उर्मिला का दिल चाहा कैसे पल भर में इस समस्याओं से निकल जाए। यह उन अमीरों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती थी। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब तक समझ नहीं आया था आखिर आंटी ने उसकी शादी अपने अमीर और खूबसूरत बेटे से क्यों की, जबकि अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। उसकी निगाहों में वीरेंद्र का शब्द और उसका चेहरा घूम गया था। शायद वह भी उसे इतना ही नफरत करता है। इस रिश्ते में दाखिल होकर उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ था। दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। घर से निकलते ही वीरेंद्र ने अपनी गाड़ी बेमतलब सड़कों पर दौड़ाने लगा था। कल शाम तक उसने पक्का वादा कर लिया था कि वह 1 हफ्ते के बाद उर्मिला को डिवोर्स दे देगा। उसकी दिमागी सोच किसी भी तरह एक छोटी उम्र की लड़की से मैच नहीं हो सकती थी। लेकिन सुबह सुनीता से मिलने के बाद न जाने क्यों उसका दिमाग अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। गाड़ी पार्क के बाहर रोकते हुए धीरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब गहरा गम सवार था। शाम का टाइम था और पार्क में काफ़ी सन्नाटा था। वह चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया, जैसे हमेशा बैठा करता था। अपनी माँ की फ़ोटो को निकाल कर उनसे बात कर रहा था। फिर भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और कहा कि मेरी माँ की आत्मा को शांति देना भगवान। हाथ नीचे करते उसके होठों से गहरी सांस निकली। आप क्यों इतनी जल्दी चली गई माँ? जिसको जब मौका मिलता है वो मुझे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है। पहले पापा ने मेरा नाम लेकर दूसरी शादी की और फिर अब माँ। क्या मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं?
वो बेआवाज़ अपनी माँ से बातें कर रहा था, जिसकी हल्की आवाज़ उसके दिमाग में अभी तक मौजूद थी। कुछ देर तक यूं ही उदासी से वह माँ के फ़ोटो के साथ बैठा रहा और फिर उठकर दोबारा से गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट की, यूं ही दोबारा वह सड़कों पर बिना मतलब की गाड़ी दौड़ाने लगा। फिर घर जाने का दिल चाहा, लेकिन उर्मिला के बारे में सोचते ही उसे याद आया कि आज रात तो रिसेप्शन है। इसी वजह से उसने तुरंत अपना इरादा बदल लिया, अपने ऑफिस की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। रास्ते में वह शोभा के बारे में सोचने लगा और एक मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई। बेकाबू ही उसका दिल चाहा कि वह शोभा को देखे। उर्मिला और उसका भला क्या मुकाबला। उर्मिला जहाँ डरी सहमी हुई लड़की थी, वहीं शोभा एक शानदार पर्सनैलिटी की मालकिन थी। उसने अपनी गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ लिया। ऑफिस में वह दाखिल हुआ तो सभी लोग चौंक कर उसे देखने लगे। शादी के अगले दिन ही दूल्हा अगर ऑफिस जाए, वह भी जब वह सारी कंपनी का मालिक हो, तो सबको हैरानी तो होनी थी। वह बेमतलब चलता हुआ ऑफिस में जाकर खड़ा हो गया। शोभा अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने खड़ी होकर वीरेंद्र को सल्यूट किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। ऑफिस के कपड़ों में उसके जिस्म की हर चीज़ अलग से निखर कर बाहर आ रहे थे। वीरेंद्र को अजीब सा लगा। ऑफिस में कई मर्द मौजूद थे। उन सारे मर्दों के रहते हुए भी शोभा को इस तरह के कपड़े पहनने पर कुछ बुरा नहीं लग रहा था, जबकि ऐसे कपड़े पहनने के लिए ऑफिस में कोई ऐसी शर्त मौजूद नहीं थी। कई लड़कियां पूरे कपड़े पहनकर भी ऑफिस में आया करती थी। छम से वीरेंद्र के दिमाग में उर्मिला का चेहरा उभर आया। उसके अंदर बचपना जरूर था, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी हया थी। शोभा की तरह बेबाक लड़की नहीं थी। वीरेंद्र चुप से ऑफिस के अंदर चला गया। दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। यूं ही दोनों हाथों में सर को दबाकर बैठ गया था। दरवाज़ा खटखटाकर शोभा अंदर दाखिल हुई तो वीरेंद्र ने चौंक कर देखा। वह इसी तरह भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। सर, आपको शादी की बधाई हो। आपको वैसे भी आज नहीं आना चाहिए था, शोभा ने कहा तो वीरेंद्र बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। शोभा ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज़ वीरेंद्र के सामने रखा। सर, मेरे छुट्टियों का अप्रूवल है, प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए, शोभा ने कहा तो वीरेंद्र चौंक उठा। छुट्टी मगर किस लिए? उसके कागज़ पर नज़रें दौड़ाते हुए उसने शोभा से पूछा। वह मुस्कुरा कर रह गई। असल में सर, मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरा होने वाला मंगेतर दुबई से अचानक ही वापस आ गया, तो बस अचानक शादी रखनी पड़ी। मैं बस 1-2 महीने तक ही कंटिन्यू रख सकूँगी, जब तक मेरा वीज़ा नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे भी शादी के बाद अपने पति के पास दुबई जाना है, शोभा ने आम से शब्दों में बताया तो वो बिल्कुल सुन रह गया। वीरेंद्र पर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो। वह कुछ पल शोभा को तकने लगा, उसे देखता रहा, लेकिन न जाने क्यों उसे दिल में वह गम महसूस नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। कुछ देर तक शोभा को देखते रहने के बाद एक गहरी सांस वीरेंद्र के होठों से निकली थी। उसे शोभा की शादी की खबर से दुख नहीं हुआ था, बस हैरानी हुई थी कि वह शोभा जैसा लाइफ पार्टनर चाहता था और शोभा के संबंध अपनी पत्नी की हैसियत से सोच रहा था। लेकिन उन दोनों के बीच में तो कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। आंखें बंद करके ना चाहते हुए भी वीरेंद्र ने उस अप्रूवल पर साइन कर दिए। वह यूं ही मुस्कुराते हुए कागज उठाकर ले गई। वीरेंद्र को अंदाजा हो रहा था मुस्कुराना, इस तरह से बात करना और हर मर्दों को लुभाना उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा था। वह हर मर्द के साथ ऑफिस में इसी तरह मिलती जुलती थी। वीरेंद्र ने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। कुछ देर तक ऑफिस चेयर पर खुद को घुमाने के बाद भी वीरेंद्र के दिल को सुकून ना मिला, तो वह चुप से वापस आ गया। घर में दाखिल होते ही उस पर फिर से वही बातें याद आने लगी थी। कहाँ रह गए थे वीरेंद्र? टेलर तुम्हारा शाम के फंक्शन के लिए ड्रेस लेकर आया है, उसे पहनकर एक बार चेक कर लो कि वह ठीक है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज के फंक्शन में तुम परफेक्ट लगो। आखिर आज का दिन खास दिन है। पूनम सामने से मुस्कुराती हुई आई। उसकी मुस्कुराहट में जरूर कुछ खास था। वीरेंद्र चौंक गया। टेलर ने उसके आए हुए कपड़े कमरे में रखवा दिए थे। पूनम की कही गई बात पर वह जाते ही उन कपड़ों को पहनकर चेक कर लिए। एक तेज लहर वीरेंद्र के वजूद में जागी थी। अब उसे अपने कमरे में जाते ही उर्मिला का सामना करना होगा। जिंदगी एक ही रात में इतनी बदल गई थी। उसे खुद सब कुछ अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। भारी दिल के साथ वह कमरे में दाखिल हुआ। उर्मिला सामने ही बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे के असर अजीब हो रहे थे। वीरेंद्र चौंका। उस पर नई नवेली दुल्हन वाला कोई असर नहीं था। उसने वह ड्रेस अलमारी से निकाल कर पहना था, जो कीमती और खूबसूरत जरूर था, लेकिन ना तो वीरेंद्र ने अपनी दाढ़ी बनाई थी और ना ही उसकी इच्छा थी। आज उसकी नई नवेली दुल्हन भी कुछ ऐसे ही बैठी थी। उसने कुछ नहीं लगा रखा था। वीरेंद्र अपना सर झटकते हुए अलमारी खोलकर
अपने कपड़ों को देखने लगा। कपड़ों की फिटिंग ठीक थी। फिटिंग चेक करके वह ड्रेस वापस अलमारी के हैंगर पर लटका दिया था तो वह उसे ही देख रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है, उसकी आवाज़ में अजीब असर थे। वीरेंद्र ने चौंक कर उसे देखा, माथे पर एक बल डाले थे। क्या कहना है? फिर से कोई बचकाना बात होगी, दिमाग में उसने सोचा, लेकिन वह एकदम लपक कर आगे बढ़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। आप मुझे डिवोर्स दे दें, उसने कहा। वीरेंद्र को एक जोरदार झटका लगा। अपने मुंह से वह डिवोर्स मांग रही थी, जबकि कल तक तो वह शादी पर इतनी खुश थी। वीरेंद्र ने अपने होंठ भींच लिए। पता भी है क्या कह रही हो? डिवोर्स ही चाहिए थी तो शादी क्यों की? बिना वजह अपने साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की। हम दोनों के बीच ना तो कोई दिमागी तालमेल मैच होता है और ना ही कभी हो सकता है। तो फिर पहले मना करना चाहिए था ना, उसने गुस्से से कहा तो उसके आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। मैं और इनकार कैसे कर सकती हूँ? आंटी की हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है और हम पर उनका पूरा हक है। सारी ज़िंदगी उनके एहसानों के तले हम लोग दबे रहे। खाने से लेकर स्कूल की फ़ीस भरने तक सारा खर्चा तो हमारी आंटी ने उठाया था। हाँ, ये और बात थी कि वह कुछ रुपए किसी तेजाब की तरह हमारे बदन पर गिर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एहसान का बदला मांगा तो इनकार करने की हिम्मत ना ही माँ में थी और ना ही मुझ में। आंसू भरी आंखों को हाथ से साफ करते हुए बोली तो वीरेंद्र सन्नाटे में रह गया। वह तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन उसने जो बात की थी उसकी गहराई उनकी मजबूरी का पता बता रही थी। वह एक पल के लिए चुप सा हो गया। यानी ज़बरदस्ती तो उसके साथ भी तो हुई थी। फिर अब डिवोर्स क्यों मांग रही हो? क्या कोई और पसंद है? बिना कुछ सोचे समझे वह एकदम से उसे पूछने लगा। उसके नज़दीक हुआ, गहरी निगाहें उसके वजूद का जायज़ा लेने लगी। ये ख्याल कि अभी ये उसकी पत्नी है, इससे पहले उसको ये ख्याल क्यों नहीं आया था? उसके प्यार से एक पल के लिए घबराई। डाइवोर्स इसलिए क्योंकि आपकी माँ ने मुझे कहा है कि आज शाम फंक्शन के बीच में सबको ये कहूँ कि आप नामर्द हैं और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। तब आप गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स दोगे। मैं इतना सारा तमाशा नहीं कर सकती। मैं बिना वजह किसी इंसान के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए आप पहले ही मुझे डिवोर्स दे दें। मैं आप बड़े लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। आंसू भरी आवाज़ में बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, जबकि वीरेंद्र के ऊपर तो हैरानियों के पहाड़ टूट रहे थे। जो कुछ उसने कहा था वह बर्दाश्त करने वाला नहीं था। कुछ पल तक उसके शब्द उसके दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे। क्या मतलब? मेरी माँ ने क्या कहा है? मैं नामर्द हूँ? ये क्या बकवास है? उसने गुस्सा किया। उर्मिला की आंखों में डर सा उतर आया। मैं सच कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कमरे में आकर ये सब मुझे कहा और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी शादी आपसे क्यों करवाई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपकी बेइज्जती करूं और फिर उसके बाद मैं और माँ बहुत से पैसे लेकर यहाँ से चले जाएं। वे आपसे बहुत नफरत करती हैं। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अब वह फूट फूट कर रो रही थी। शायद ये सब चीज़ उसके ज़मीर पर बहुत भारी पड़ रही थी। वीरेंद्र कुछ पल तक अपने होंठ भींचे उसे देखता रहा। पूनम उससे नफरत करती थी, ये बात किसी को उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी चाल ये उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। सामने खड़ी उर्मिला पर निगाहें जमाए उसने अपने शब्दों को रोका। वीरेंद्र ने कहा, अगर ऐसा है तुम ठीक वही करना जो माँ ने तुम्हें कहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्से से कहता हुआ वह कमरे से निकलता चला गया था। उर्मिला ने बेबस निगाहों से उसे जाते देखा। आज की रात क़यामत की रात थी। किसी न किसी का तो दिल टूटना ही था। वह बेगम सी होकर बेड पर गिर गई। कुछ ही देर के बाद ब्यूटिशन उसे तैयार करने लगी। बारात की तरह रिसेप्शन का ड्रेस भी काफ़ी कीमती था। ब्यूटिशन के मेकअप के आगे उसका हुस्न और ज़्यादा निखर गया था, लेकिन उसकी आंखों में तो परेशानी थी। उर्मिला ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। शाम होने को आ रहे थे। तभी दरवाज़ा खोलकर पूनम अंदर दाखिल हुई। तुम जाओ, उन्होंने ब्यूटिशन और नौकरानी दोनों को एक साथ इशारा किया। वह जल्दी सर झुकाए बाहर निकल गई थी। पूनम खड़ी हो गई थी। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा है? उर्मिला को दोनों कंधों से थामते हुए उन्होंने गुस्से में कहा। उर्मिला ने अपना नाम में सर हिला दिया। मुझसे ये नहीं होगा आंटी, मैं भला ये झूठ कैसे बोलूं जो वीरेंद्र में है ही नहीं। आप अगर नहीं चाहती कि मैं वीरेंद्र के साथ ना रहूं तो वैसे ही उन्हें कह दें कि मुझे डिवोर्स दे दे, मगर मैं उन्हें भरी महफिल में नामर्द नहीं कह सकती। अभी उसने इतना ही कहा था कि पूनम ने उसका मुंह दबोच लिया। ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने आज भरी महफिल में वीरेंद्र पर नामर्द का इल्ज़ाम नहीं लगाया तो ज़िंदगी भर जितने पैसे मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिए हैं वे सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे। याद रखना, 2 टके की औकात वाली लड़की तुम्हारी माँ मेरे पैसे वापस कैसे करेगी? पूरी ज़िंदगी उसे जेल में सड़ा दूंगी।
मैं वीरेंद्र से इतनी नफरत करती हूँ, तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं। आज उसके झुके सर को देखने की हसरत लिए मैं बरसों से जी रही हूँ। इस लड़के की वजह से मेरी जवानी खराब हुई है। राजेंद्र ने मुझसे शादी सिर्फ इस लड़के के लिए की, इसलिए आज मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ और तुम उसमें मेरी मदद ज़रूर करोगी, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। पूनम जाते हुए उर्मिला को धमकी देकर कमरे से निकलती चली गई। उर्मिला की आंखों में आंसू उभरने लगे थे। कुछ ही देर के बाद मेहमान आना शुरू हो गए थे और उर्मिला को गाड़ी में बिठाकर हॉल में भेज दिया गया था। हॉल का फंक्शन शानदार था। कई मेहमान आए हुए थे। दुल्हन बनी उर्मिला को स्टेज पर बिठा दिया गया था। साथ ही वीरेंद्र भी उदास चेहरे के साथ जाकर उसके साथ बैठ गया था। उर्मिला ने एक बेबस निगाह उस पर डाली और साथ में पलटकर उसे देखा, जैसे वह उसे कह रहा हो, कर डालो जो करना है। उर्मिला के कदम कपकपा रहे थे। पूनम उनके सामने खड़ी उसे घूर रही थी, जैसे इशारा कर रही हो कि जल्दी कहो। उर्मिला ने निगाह उठाकर पूरे हॉल में देखा। अमीर से अमीर लोग, बिजनेसमैन सारे आए हुए थे। उसकी बूढ़ी माँ भी सामने बैठी हुई थी, सादा कपड़े पहने हुई थी। जब अपनी बेटी को सजा संवरा देखकर खुश हो रही थी। जल्दी बोलो, पूनम ने पास आकर उसके कान में धमकी दी। उन्होंने हाथ से पकड़कर उर्मिला को खड़ा कर दिया। स्टेज के बीच में खड़ी थी मीडिया, फोटोग्राफर, सबके मोबाइल उन्हीं की तरफ था। शायद दुल्हन कुछ कहना चाहती है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी हॉल के हवाओं में लाउड स्पीकर में एक आवाज़ गूंजी, अगर तुमने आज रात वीरेंद्र को नामर्द ना कहा तो तुम्हें और तुम्हारी 2 टके की माँ को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये पूनम की आवाज़ थी। सारे हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। खुद पूनम भी बिल्कुल सुन रह गई थी। आवाज़ लाउड स्पीकर से आ रही थी। ये वही आवाज़ थी जो उन्होंने आज शाम को उर्मिला को कहे थे। वे आवाज़ शायद रिकॉर्डिंग की गई थी और ये आवाज़ रिकॉर्डिंग में चल रहा था। ये सब झूठ है। पूनम का रंग सफ़ेद पड़ गया। वीरेंद्र भी पथरीली निगाहों से उसे देख रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा डर तो उन्हें मीडिया और रिपोर्टर और सारे लोगों से हो रहा था, जो धड़ाधड़ उनकी तस्वीर बना रहे थे। राजेंद्र साहब एक तरफ से निकलकर सामने आए थे। उन्होंने हाथ से मीडिया को तस्वीर लेने से मना कर दिया था। मेहमान हॉल के भीड़ देखकर एक एक करके विदा होने लगे। पूनम ने वीरेंद्र की बेइज्जती करने का जो सपना सजाया था वह उल्टा पड़ गया था। पूनम शर्म से पानी पानी होते हुए उसने उर्मिला को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। मैं तेरी जान ले लूँगी, 2 कौड़ी की लड़की। वह एकदम उस पर झपट पड़ी थी, मगर अचानक ही वीरेंद्र उनके सामने आ गया था। तमीज़ से बात करो, ये मेरी पत्नी है। वीरेंद्र की बात पर उर्मिला, जो किसी बड़े पहाड़ की तरह हॉल में थी, एकदम चौंक उठी। ये सब कुछ कैसे हुआ था? शायद उसका छोटा सा दिमाग ये काम कर गया था। उर्मिला अपने आप को शाबाशी देती हुई वीरेंद्र के सीने से जा लगी। उसे पहली नज़र में ही वीरेंद्र से मोहब्बत हो गई थी और वह किसी कीमत पर भी वीरेंद्र के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप करना शुरू किया, वह अपने दिमाग में ऐसी साजिशों के बारे में सोच रही थी। अब तक पूनम तो सबके साथ साजिशें रच रही थी, अब उसकी साजिशें उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला था। उसने उर्मिला जैसी साफ सुथरी मोहब्बत करने वाली लड़की को जज कर लिया था। उर्मिला उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ने वाली थी और बचपन से ही उसे पूनम बहुत बुरी लगती थी। उर्मिला की माँ ने बताया था, वह एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उसने उर्मिला की माँ को सहेली तो बनाया हुआ था, लेकिन उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि स्कूल में सुनीता की खूबसूरती को सब सराहा करते थे और सुनीता के हस्बैंड आलोक भी बहुत हैंडसम था। आलोक सुनीता को चाहता था, लेकिन ये दोनों ही गरीब थे। पूनम आलोक को पसंद करने लगी थी, लेकिन आलोक बहुत गरीब था। पूनम ने अभी आलोक को प्रपोज नहीं किया था, तभी आलोक ने सुनीता से शादी कर ली थी और ये किस्सा यहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन जब आलोक की मृत्यु हुई, तब पूनम को अपना वो सब याद आ गया। उससे बदला लेने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची और उसमें कामयाब भी हो गई और उसने अपने बदले की आग में उर्मिला से ये सब करवाना चाहा। इधर आलोक का बदला उर्मिला से ले रही थी, उधर राजेंद्र अपने पति का बदला वह वीरेंद्र से ले रही थी, क्योंकि शादी के बाद से आज तक राजेंद्र ने उसे उस निगाह से नहीं देखा था जैसे एक महबूबा को देखा जाता है और एक पत्नी को देखा जाता है। उसे अपने बेटे के लिए एक आया चाहिए थी, उससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं समझता था। इन सब का बदला वह इन दोनों बच्चों से ले रही थी। उर्मिला पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। वह कम समय में भी काफ़ी कुछ सोच लेती थी और आज सोचने के साथ साथ उसने वह सब कुछ कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था।
जैसे ही पूनम कमरे में दाखिल हुई थी, उर्मिला ने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी और वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था और फ़ोन का स्क्रीन ऑफ कर दिया था, जिससे पूनम को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने वही सारी आग उगल दी जो आज भरी महफिल में सबके सामने उसका असली रूप आ गया था। तभी भरी महफिल में पूनम चीख पड़ी थी, अपना आग अपने मुंह से उगल दिया था। पूनम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। वह अपने बालों को दोनों हाथों से नोच रही थी। उसे राजेंद्र साहब ने अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर के चेकअप करने से पता चला उसके दिमाग की नस फट गई थी, जिसकी वजह से अब वह कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेगी। वह इंसानों को भी खतरा पहुंचा सकती है। इसलिए पूनम को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद पूनम की मृत्यु हो गई थी। पूनम अपने जलन के आग में खुद ही जलकर राख हो गई थी। अब वीरेंद्र अपने पत्नी उर्मिला को पूरे दिल के साथ स्वीकार कर चुका था और वे दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। राजेंद्र साहब भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे और अपने पोता पोती के साथ खेलते रहते थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।